आईवीएफ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और अगेन बार बार यही बोलूँगी कि लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से होती है। कि इसमें क्या किया जाता है कि फीमेल्स की जो औरतों की जो एग है और हस्बैंड का जो है स्पर्म है, वो आर्टिफिशियली लैब में प्रोसेस करके फर्टिलाइज करके एक स्टेज तक स्टेज तक उसको ग्रो करके वो वापस फीमेल के जो औरत के बॉडी में यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है ताकि वो बेबी वहाँ पर ग्रो करे। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि किरण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज हम आए हैं सागरपुर में स्थित शकुंतला हॉस्पिटल में, जहां हम बात करेंगे स्त्री से संबंधित कुछ रोगों के बारे में। और यहां पर हम बात करेंगे डॉक्टर वर्षा से, जो कि गायनकोलॉजिस्ट हैं, और इनसे हम बात करेंगे। मैम, मैं पूछना चाहूँगी कि गायनकोलॉजिस्ट ये है क्या? सबसे पहला मेरा ये सवाल है आपसे। गायनोकोलॉजिस्ट क्या है? गायनोकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन एक लेडी स्पेशलिस्ट या स्त्री रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो प्रेगनेंसी और महिलाओं के रिलेटेड जो भी तकलीफ़ें और बीमारियां होती हैं उसका ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर को ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनोकोलॉजिस्ट बोला जाता है। इसमें मतलब जैसे महिलाओं को कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो किस किस तरह पे बेसिकली वो बात कर सकती हैं? वो जो भी महिलाओं की प्रॉब्लम्स है, किसी भी तरह की, जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, प्रेगनेंसी कंसीव करने में जो कोई प्रॉब्लम हो, या कंसीव करने के बाद जो 9 मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है उसके रिलेटेड, डिलीवरी के रिलेटेड, जो नॉन प्रेग्नेंट है, जो प्रेगनेंसी नहीं है, जैसे उनके रिलेटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं, कैंसर रिलेटेड चीज़ें होती हैं, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट मतलब फीमेल्स को लेकर और महिलाओं को लेकर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मैं ये पूछना चाहूँगी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में लोगों को क्या, जो महिलाएं हैं उनको कितनी क्या क्या समस्याएं आती हैं और कितनी दिक्कत? प्रेगनेंसी में नॉर्मली प्रेगनेंसी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले 3 मंथ्स में जो है महिलाओं को जो भूख नहीं लगती, वॉमिटिंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। किसी किसी को प्रॉब्लम ये होती कि मिसकैरेज की टेंडेंसी हो जाती है। आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन और फास्ट लाइफ हो चुकी है, तो लोगों को थ्रेटन्ड एबॉर्शन मतलब प्रेगनेंसी लॉस का थोड़े से इंसिडेंट्स हमने ज़्यादा देखे हैं। और अगेन जो 4th मंथ से लेकर 6th 5th 6th मंथ तक जो मिडल वाला टाइम है, अगेन वो भी वो एक केयर करने वाला टाइम होता है, जहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन थोड़ा सा कम लेना चाहिए ताकि आगे की प्रेगनेंसी ठीक रहे। लास्ट 3 मंथ्स में खून की कमी हो सकती है और प्रेगनेंसी पहले वक्त से पहले डिलीवर होने के चांसेस हो जाते हैं, या बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो रूटीन चेकअप जो 9 मंथ्स में करा जाता है, मिनिमम 3-4 विजिट्स तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जो वैक्सीनेशन और आयरन कैल्शियम और रूटीन टेस्ट जो होते हैं वो करवाना चाहिए अपने डॉक्टर से। सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा महीना है जिसमें जो लेडीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखना चाहिए ताकि उसको कोई आगे डिलीवरी के बाद या किसी चीज़ में दिक्कत ना आए? ऐसा कोई भी मंथ नहीं है जो बहुत ज़्यादा रिस्की है। मतलब प्रेगनेंसी का हर स्टेज इम्पॉर्टेंट है और हर स्टेज में अलग अलग तरीके के केयर किए जाना चाहिए। सो मेरे हिसाब से तो हर मंथ इम्पॉर्टेंट है। मैंने जैसे बताया, प्रेगनेंसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी प्रॉब्लम कब आए, मगर तीनों स्टेजेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तीनों ट्राइमेस्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। नहीं, बेसिकली होता है कि जैसे जो लेडीज़ होती हैं आफ्टर 4-5 मंथ्स के बाद थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस भी होती हैं, थोड़ी डरी भी होती हैं, तो उस टाइम में उनको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? 4th 5th मंथ के बाद ये होता है कि सबसे पहले तो याद रखे कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसी तरह से अपना खाने पीने का ध्यान रखे, रेस्ट करे। मिनिमम 8 आवर्स की नींद होनी चाहिए, दोपहर में 2 घंटे और रात के 6 घंटे। ये सब अपनी थोड़ा सा वॉक करें 30-40 मिनट्स का, और अपने न्यूट्रिशन पे, खाने पीने में ध्यान रखें और नींद पूरी करें। बेसिकली यही चीज़ें होती हैं। ऐसे टाइम में मतलब खाने पीने में क्या वो ज़्यादा खाना खाएं, किस तरह का खाना खाएं जिससे कि वो बच्चा भी हेल्दी हो और माँ भी हेल्दी रहे?
आजकल जंक फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है। चाइनीज़ चीज़ें सबसे ज़्यादा, मोमोज और फास्ट फूड जो है वो बिल्कुल मैं रेकमेंड करूँगी कि बिल्कुल अवॉइड किया जाए। सबसे ज़्यादा घर का बना हुआ खाना जो हो वो प्रॉपरली खाया जाए, और जिसमें हम लोग ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि फ्रूट्स, हरी सब्जियाँ, पनीर, और मतलब जिससे प्रोटीन ज़्यादा मिले बेसिकली। और आयरन कंटेंट, आयरन डिफिशिएंसी मतलब खून की कमी बहुत ज़्यादा इस हमारे एरिया में मैं देखती हूँ पाई जाती है। तो खून की कमी के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाया जाए, सबसे अच्छा ये है। और खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ और चने ज़रूर खाएं। और आयरन टैबलेट्स और कैल्शियम जो रिकमेंडेड होती हैं, डिस्पेंसरी में भी मिलती है, गवर्नमेंट में भी मिलती है, प्राइवेट में भी मिलती है, ये सब जगह मिलती है। जो हम लोग बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं, वो ज़रूर लें। और दूध ज़रूर पिएं सुबह शाम। तो ये सारा कुछ ध्यान रखना है। एक सवाल और है मेरा कि एक पीरियड्स की भी काफ़ी समस्या आती है लड़कियों को, उसमें उनको काफ़ी तरह की टेंशन भी होती है। एक तो टाइम से आने ना आने की, दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे अगर 1 मंथ गैप हो गया या कुछ होता है तो उसमें भी उनको काफ़ी मतलब टेंशन होने लगती है, क्यों नहीं हुआ क्या, तो उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? अगेन नहीं, अगेन ये भी एक हार्मोनल डिस्टरबेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा टीनेज और लड़कियों में और मिडिल एज में भी आना शुरू हो चुकी है। अगेन ये वाली प्रॉब्लम जो है लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से है, जैसे कि फ़ास्ट फूड, जंक फूड, फास्टिंग और इरेगुलर स्लीप, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो आजकल बहुत ज़्यादा हो चुका है, तनाव ज़्यादा हो चुका है उसके वजह से। तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे 70-80% लड़कियों में यही देखा है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम हो जाती है, जो एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है अपनी लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से, स्ट्रेस के वजह से, खाने पीने का जो मतलब अनहेल्दी खाने की वजह से ज़्यादा पाया गया है। पीसीओडी भी लोगों को, लड़कियों को होती है, पीसीओएस भी होता है, तो इसमें ये क्यों होता है, कब होता है, इसका रीज़न क्या है? काफ़ी लड़कियां इससे परहेज भी करती हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये सारी चीज़ें हम नहीं खा सकते, जैसे मैदा, आलू, ये सब भी बंद होता है, तो ये क्यों होता है, कैसे होता है? मैंने वही बताया कि पीसीओडी या पीसीओएस जो है लाइफस्टाइल एट्रीब्यूट, मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली आपकी ओवरीज जो काम करती हैं उसके अंदर छोटी छोटी फॉलिकल्स, मल्टीपल फॉलिकल्स बन जाते हैं। वो एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस इस वजह से है क्योंकि आपका खाना ठीक नहीं है, फूड अनहेल्दी है, जंक फूड के वजह से उसके वजह से ओवर वेट हो जाते हैं बहुत लोग। और कुछ लोग तो उनका वज़न ज़्यादा नहीं भी होता, फिर भी उनके लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से। पीसीओडी में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो एक्सरसाइज, एक डाइट और फिर मेडिसिन। तो स्ट्रेस, खाना और नींद ये ज़रूर प्रॉपर होनी चाहिए, और प्लस एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो पीसीओडी वाले जो अक्सर जो लड़कियां पेशेंट जो होते हैं उनको खाने में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए? मैं जंक फूड के अलावा घर का बना हुआ जो भी है खाना, आलू, मीठा, चावल अवॉइड किया जाता है। इससे क्या है कि अपना मेटाबॉलिज्म ठीक रहे। और इसको बूस्ट करने के लिए एक्सरसाइज मतलब 30 मिनट्स मिनिमम, मैक्सिमम आप 1-1.5 आवर्स कर सकते हो, मगर 30 मिनट्स किसी भी तरह की योगा, एरोबिक्स या कार्डियो जो मर्जी करें, वेट लॉस करें अपना। और अगर वेट लॉस ऑलरेडी है, मतलब अंडर वेट है, तो वो कोई योगा या इस तरह की कोई एक्टिविटी में जाए ताकि अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाए। अगर ये कैसे मैम पता चलेगा कि जो लड़की को पीसीओडी है, क्योंकि इस चीज़ का पता नहीं चल पाता है नॉर्मली, तो इसका सिम्टम कैसे पता चलेगा कि अब उनको पीसीओडी है? पीसीओडी में एक तो इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम रहेगी, साइकिल्स डिले हो जाएंगे, मतलब लंबे टाइम तक पीरियड्स नहीं आए होंगे। कुछ लड़कियों को जो है एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ भी आ जाती है, किसी को वेट गेन होता है। ये सारे सिम्टम्स, एक तो इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन और फेशियल हेयर ग्रोथ, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, ये सारे सिम्टम्स है पीसीओडी के। और ये ठीक होने में कितना टाइम लगता है इसको, या अगर मेडिकली जाते हैं तो 3 to 6 मंथ्स लग जाते हैं,
और साथ ही साथ सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं, खुद पेशेंट का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है, खुद के एफर्ट बहुत होते हैं इसमें। जैसे मैंने बोला, लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस मेडिसिन को मिला के 3 to 6 मंथ्स में ठीक हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगी, आईवीएफ प्रोसीजर के बारे में बहुत सुना है, तो इसको कराने में और इसके क्या क्या प्रोसीजर हैं और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं को उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी, और ये है क्या? अच्छा, आईवीएफ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और अगेन बार बार यही बोलूँगी कि लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से होती है। कि इसमें क्या किया जाता है कि फीमेल्स की जो, औरतों की जो एग है और हस्बैंड का जो है स्पर्म है, वो आर्टिफिशियली लैब में प्रोसेस करके, फर्टिलाइज करके एक स्टेज तक उसको ग्रो करके वो वापस फीमेल के, जो औरत के बॉडी में यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है ताकि वो बेबी वहाँ पर ग्रो करे। ठीक है, तो प्रोसेस बाद में सेम वैसे ही प्रेगनेंसी ग्रो करती है जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी बढ़ती है, डिलीवर भी वैसे ही होती है, मगर सिर्फ इतना ही है कि जो फर्टिलाइजेशन है, जो है स्पर्म और एग को मिलाने का काम है, जो वो लैब में किया जाता है। और इसका इंसिडेंस इसलिए ज़्यादा हो चुका है क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं अपने काम को लेके, अपने करियर को लेकर, तो प्रेगनेंसी को डिले करते जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब गर्भ निरोधक चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं बार बार। आजकल एमटीपी किट्स भी मिल जाती हैं, बहुत प्रेगनेंसी लॉस कर लेते हैं। और सबसे बड़ा और एक रीज़न है ट्यूब डैमेज। अगर ट्यूब्स का काम ही है फर्टिलाइजेशन करना, तो अगर ट्यूब्स डैमेज है तब भी ये इंसिडेंस इसकी ज़्यादा हो गई है आईवीएफ की। इसमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा? जब लड़की लड़के दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा या कुछ क्या होगा इसमें? आईवीएफ से मतलब अगेन वो कॉन्ट्रासेप्शन की चीज़ें ना यूज़ करें ज़्यादा, मतलब डॉक्टर की सलाह के साथ ही यूज़ करें, और प्रेगनेंसी प्लान करने में बहुत ज़्यादा डिले ना करें। और आजकल स्मोकिंग और ड्रिंक करना भी थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है दोनों जेंडर्स में, तो वो भी एक अवॉइड करना चाहिए। और अगर प्रेगनेंसी आपकी 1.5 2 ईयर्स में नहीं हो रही है नेचुरली, तो कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट करवाएं, तो ये तो शायद आईवीएफ के चांसेस थोड़े से कम हो जाए। यहाँ इस हॉस्पिटल में कानको से रिलेटेड क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पे लोग आएँ और अपना बातचीत करें और इलाज करें? हमारे पास सारे ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट है जहाँ पर प्रेगनेंसी का सारे ट्रीटमेंट होता है, और नॉर्मल सिजेरियन दोनों की चीज़ें होती हैं। आपको कॉन्ट्रासेप्शन के एडवाइजेस दे सकते हैं हम लोग, और हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन के सर्जरी है, इम्प्लांट्स डाले जाते हैं। और इनफर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी अगर नहीं हो रही है आपको, तो उसका काउंसलिंग, उसका ट्रीटमेंट भी यहाँ पर होता है। आपसे मिलने के लिए क्या टाइमिंग है? क्या जब अगर लोग आएँ, बात उनको मिलना हो आपसे, तो क्या टाइमिंग है यहाँ पे आपसे बातचीत करने के लिए, मिलने? वैसे इमरजेंसी में मैं यहीं पर होती हूँ 24/7। अगर जैसे ओपीडी टाइमिंग्स है मेरी, मॉर्निंग 10 to 1:30 है मॉर्निंग में, और इवनिंग में 6 to 8:30। तो आपने देखा कि हमने डॉक्टर वर्षा से बात की और इन्होंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड्स इन सब के बीच में क्या क्या दिक्कत होती है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब के बारे में इन्होंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। तो अगर आपको भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप आइए और आकर इनसे मिलिए और अपनी समस्या का हल निकालिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।